जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आइए आज हम ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल को देख लेते हैं और आज ही हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या थे बोर मॉडल के, तो देखो सबसे पहला तो यही था, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हमको पता है कि बोर्स का जो मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर क्या था, एप्लीकेबल था। अगर कोई पूछे सोडियम पे ये एप्लीकेबल है, जी नहीं, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ये एप्लीकेबल नहीं था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था, या हीलियम प्लस का पढ़ा था, Li+2 का पढ़ा था। बट उन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होते थे, तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स का स्पेक्ट्रम बोर मॉडल नहीं बता पाया था, ठीक है। दूसरा, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टार्क इफेक्ट एंड इन मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट। अब देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन में आने क्या लगता है, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है ना, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जब आता है तो वहां पे सब शेल ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट आ जाता है, सब शेल एंड ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा है, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना फॉर, ठीक, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ध्यान देना वहां पे ऑर्बिटल सब शेल इन सब का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में है, हमको आज के समय में पता है कि पहले शेल में केवल 1s पाया जाता है, दूसरे में 2s और 2p, तीसरे में sp_d, चौथे में sp_d_f सब होते हैं। और एनर्जी जो होती है वो n+l के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, ठीक है। जैसे अगर दूसरे शेल की अगर हम बात करें तो दूसरे शेल में जो 2s होता है उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, ठीक। तीसरे शेल में 3s से ज़्यादा 3p और उससे ज़्यादा 3d। क्लियर, अभी 4s को बीच में मत लाना, क्लियर है। तो ये एक जनरल बात हम बता रहे हैं, 3s से ज़्यादा 3p और 3p से ज़्यादा 3d। बट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ये sp_d_f इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s और 2s और 2p की एनर्जी बराबर, उससे ज़्यादा फिर 3s और 3s 3p बराबर 3d, ठीक, और उससे ज़्यादा 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा एक ऑर्बिट कहला रहा है, ये पूरा का पूरा सेकंड शेल कहला रहा है, ये पूरा का पूरा थर्ड शेल और ये पूरा का पूरा फोर्थ शेल। यहाँ पे sp_d_f को हम कुछ भी क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, चाहे हाइड्रोजन के लिए हो, चाहे Li+2 के लिए हो, चाहे He+ के लिए हो, चाहे फिर ये Be+3 के लिए हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में sp_d_f का कोई कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। ये चाहे इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के s में हो चाहे p में हो, इलेक्ट्रॉन चाहे तीसरे शेल के s में हो या p में हो चाहे d में हो, हम बस वो मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ही है। आई बात समझ में। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये है, कभी कभी आता भी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना। बाकी मैं पूछूं सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए 1s से ज़्यादा 2s की एनर्जी है और 2s से ज़्यादा 2p की एनर्जी है और 2p से ज़्यादा 3s से और 3s से ज़्यादा 3p की है। हालांकि 3p के बाद 4s का नंबर आ जाता है, तो वो बात हम तो अभी नहीं करने वाले, वो लास्ट में जब हम लोग अभाव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, क्लियर है। तो ये बात हम इम्पोर्टेंट थी तो बता दिए। अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, अब ध्यान से समझिए। जब इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात होती है, मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात होती है, तो अब ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से कहीं जा रहा है और कहीं से कहीं कहाँ जा रहा है, मान लो वो, ठीक है, मान लो n बराबर 3 पर है, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर
2, ये n बराबर 3। अब थर्ड से मान लो पहले पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थर्ड से पहले पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक। तो थर्ड से मान लो पहले पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट ध्यान से समझिए, क्या थर्ड से पहले पर अगर आ रहा है तो क्या ये एक यही रास्ता है? मान लो थर्ड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फिर सेकंड से फर्स्ट, ये है अपने पास, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। अब ध्यान से समझिए, तीसरे में हमारे पास 3s है, 3p है, 3d है, ठीक है ना। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये बताओ, मान लो n बराबर 3 की हम बात करें तो इसके पास 3s है, 3p है, ये 3d है। सबसे ऊपर हम 3d बना रहे हैं क्योंकि 3d की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब तीसरे से मान लो इलेक्ट्रॉन दूसरे में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है, तीसरे से दूसरे में आ रहा है, बट क्या वो तीसरे में ही d से p में नहीं आ रहा होगा? क्या ये एक लाइन नहीं बनेगी? ठीक, क्या वो हो सकता है 3d से दूसरे में जाने से पहले तीसरे ही शेल के अपने ही 3s में आ रहा हो, ठीक, या फिर 3d से 3p में आया हो, फिर 3p से 3s में आया हो। आ रही बात समझ में? मतलब विद इन सेम शेल उसमें और भी लाइंस बन सकती है कि नहीं, और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, ठीक है ना। सेम ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिट में ही विद इन द सब शेल एंड ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये छोटे छोटे लाइंस जो बन रहे थे, इसका कोई जवाब बोर मॉडल के पास नहीं था। सिमिलरली ये वही बात है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। अब जैसे मान लो दूसरे से पहले में आ रहा है, अब दूसरे से पहले में आने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि भाई दूसरे पे इलेक्ट्रॉन है, पहले पे आ गया, ठीक, दूसरे से पहले पे आ गया, एक लाइन दिखाई दे रहा है ये वाला। बट दूसरे में क्या क्या होता है? दूसरे में 2s होता है, 2p भी होता है, जिसमें 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि दूसरे से पहले में डायरेक्ट आने से पहले अपने 2p से 2s में आया हो, फिर उसके बाद 2s से 1s में आया हो। तो एक ही लाइन जो हमें दिख रहा था, एक से अधिक लाइन पॉसिबल है कि नहीं है? तो एक से अधिक लाइन पॉसिबल होता है, वो छोटे छोटे स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं, जिसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, जो विद इन सब शेल, विद इन ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, एक ही ऑर्बिट के अंदर। अब जैसे फोर्थ शेल की हम बात करें, चौथे में ही चौथे से तीसरे में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब 4 में क्या है? 4f है, 4d है, 4p है, 4s है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 4f से 4d में आ रहा हो सकता है 4f से 4p में आ रहा हो सकता है 4f से 4s में आ रहा हो, ठीक है, तीसरे शेल में जाने से पहले, ठीक। यहाँ पे भी तो एक तरीके से ये चार तरह का ऑर्बिटल इसमें मौजूद है। तो विद इन दिस ऑर्बिटल्स इन द सेम ऑर्बिट, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट, ये भी तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जो छोटे छोटे लाइंस बनेंगे। तो इसका कोई जवाब बोर साहब के पास नहीं था। क्लियर है? देयर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर MVR इक्वल्स टू NH/2π। ये जो MVR इक्वल्स टू NH/2π, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था इनके पास कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रोगलीस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सब बातें हम वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ेंगे। तो इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल में चलते हैं। आइए वेव मैकेनिकल मॉडल को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम डी ब्रोगलीस का हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। डी ब्रोगली साहब का क्या हाइपोथेसिस था, वो कहाँ से ये बात लाए थे, इसका कोई जवाब हमारे पास तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं हमें देखने को मिलता है कि वो कहाँ से ऐसा सोच के लाए थे। बट उन्होंने बोला था कि कोई भी मैटर के पास डुअल नेचर होता है, यानी उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ध्यान रखना, पार्टिकल नेचर के लिए क्या होना चाहिए, लिख लेना, पार्टिकल नेचर के लिए मास होना जरूरी है, और वेव नेचर के लिए वेवलेंथ होना जरूरी है। तो किसी पार्टिकल के पास अगर वेवलेंथ भी है तो हम बोलेंगे कि उसके पास वेव कैरेक्टर भी है। और इनके हिसाब से जो किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ था, वो उसके मोमेंटम के क्या था,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मोमेंटम यानी कि कैपिटल P। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में P, ठीक, h अपॉन में P। और P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप याद कर ले क्योंकि इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में P यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv। अब यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी है ये किसके लिए है, ये किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए, और ये मूविंग पार्टिकल का क्या है, मास है। तो किसी भी पार्टिकल, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास वेवलेंथ भी होगा, इसका मतलब कि उसके पास वेव कैरेक्टर भी होगा। तो यही बात उन्होंने कही थी कि किसी भी पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ से उन्होंने सोचा होगा। ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ तो नहीं है कि यही चीज़ उनको सोच के बनाए थे, बट देखो आप अच्छे से जानते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा, और आइंस्टीन का जो फॉर्मूला होता है पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए mc²। तो अगर किसी के पास दोनों बिहेवियर है, ठीक है ना, दोनों नेचर है, पार्टिकल और वेव नेचर, तो ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वेव के लिए पार्टिकल के लिए है। तो एच सी अपॉन में लैम्डा इक्वल्स टू mc², ठीक, एक सी से एक सी खत्म, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mc निकल के आया, ठीक है ना। तो ये c की जगह पे हम इन जनरल किसी पार्टिकल की वेलोसिटी रख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखने के लायक है यहाँ पे, देखो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 के पावर में -34। ये वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, ये तो सर बहुत कम है। अब वेवलेंथ, भाई किसी पार्टिकल के पास हम पूछें वेव कैरेक्टर है तो वो कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है, कोई भी वेव इसी तरह चलती है। अब मुद्दा ये है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ये दूरी। अब कोई जैसे पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, हम ऐसे बना तो रहे हैं वेव की तरह, फिर भी अगर इसको दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि ये कंटिन्यूअस लाइन है एकदम, कोई इसमें तुमको वेवलेंथ जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्रेस्ट ट्रफ ये सब दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई पार्टिकल के पास अगर ऐसा बिहेवियर है तो ऐसा नहीं कि उसके पास वेव बिहेवियर नहीं है, वेव कैरेक्टर उसके पास है, बट उसका वेवलेंथ इतना कम है कि हमें वो पता नहीं चल पाएगा। अब यही बात मैं बताने वाला हूँ, क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ का मास के साथ क्या रिलेशन है, मास के साथ इनवर्स का रिलेशन है। तो अगर मास बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मास ज़्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि 2-4 किलो की हम बात कर रहे हैं, 1 ग्राम का भी पार्टिकल है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि वो बहुत ज़्यादा मास है। आई बात समझ में? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर में -31 किलोग्राम, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 के पावर में -27 किलोग्राम। तो ये सब मास बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो वेव कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो थी ये क्लियर कट हमको समझ में कहाँ पे आएगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल सबके लिए है। इनफैक्ट जो एक क्रिकेट का बॉल है, जो क्रिकेट का बॉल है जिसका मान लो वजन 100-150 ग्राम है, वो भी कुछ ऐसा ही जाता है, बट उसका वेवलेंथ बहुत कम है क्योंकि उसका मास 100-150 ग्राम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो उसका जो है वेवलेंथ हमको समझ में नहीं आएगा, वो लगेगा कि एकदम पार्टिकल की तरह जा रहा है, बट उसके पास वेव कैरेक्टर है। इनफैक्ट जो उड़ता हुआ एरोप्लेन है उसके पास भी वेव कैरेक्टर होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें तभी समझ में आएगा जब पार्टिकल्स का मास बहुत कम हो। क्लियर? चलिए, तो
अगला देख लेते हैं, यही लिखा है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है ना, इन सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए जिनका मास बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वेवलेंथ जो है किसी भी पार्टिकल का उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो कोई पूछे कि कभी आपसे वाइवा के एग्जाम में पूछा जाए क्या उड़ते हुए एरोप्लेन के पास वेव की तरह क्यों नहीं दिखाई देता वो, तो हम यही जवाब देंगे कि सर उसके पास भी वेव कैरेक्टर है, बट उसका मास इतना ज़्यादा है कि उसका वेवलेंथ बहुत कम है। क्लियर है? चलिए तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ प्रोटॉन मूविंग एट स्पीड 10 के पावर, यहाँ पे 3 कर लेना, 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको करते हैं। अब लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, यानी कि 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 अपॉन में यहाँ पे प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 के पावर में -27 और वेलोसिटी दी हुई है 10 के पावर में 3। क्लियर? अब इसको एक साथ कर लेते हैं जो भी चीज़ें हैं, तो 6.626 अपॉन में 1.67 इंटू 10 के पावर में, अब देखो ये कितना हो गया -27 प्लस में 3, तो 10 के पावर -10 हो गया, और ऊपर 10 के पावर -24 हो गया, और ऊपर से क्या होगा कट जाएगा तो बचेगा 10 के पावर में -10। ठीक, और ये मीटर में आ रहा है, सब कुछ SI में दिया हुआ है। अब ये करीब करीब कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 के पावर -10 मीटर, तो इसी को हम लोग 4 एंगस्ट्रॉन भी कहेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10 के पावर -25 जूल, फाइंड इट्स वेवलेंथ। हालांकि देखिए लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट हम यहाँ पे मान लीजिए अभी हमें कुछ नहीं पता, तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 के पावर में -25 इक्वल्स टू 12 mv²। तो v² क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 के पावर में -31। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर में -25 अपॉन में 9.1 इंटू 10 के पावर में 31। आप जब ये पूरा स्क्वायर रूट अच्छे से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 812 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब वेवलेंथ निकाल लो, 6.626 इंटू 10 के पावर में -34 अपॉन में 9.1 इंटू 10 के पावर में 31 इंटू 812। ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8.967 इंटू 10 के पावर में -7 मीटर। अब या तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और 1000 से डिवाइड भी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 8967 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। ठीक, तो ये 8967 क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है एंगस्ट्रॉन में है, तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 3.6 इंटू 10 के पावर में -10 मीटर हो गया, इक्वल्स टू
h अपॉन में mv, ठीक है ना, मास निकालना है। और फोटोन का स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सब कुछ SI में दिया हुआ है तो मास किलोग्राम में निकल के आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मास कितना आ जाएगा 6.135 × 10⁻29 किलोग्राम। क्लियर है, इतना मास क्या है आ जाएगा। क्लियर, नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, ठीक है। और ध्यान देना मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 किलोग्राम आ गया, यानी कि 10⁻⁻1 किलोग्राम, क्योंकि हमको MKS में सब लेके चलना है। अब वेवलेंथ इक्वल्स टू 6.626 × 10⁻⁻34 अपॉन में मास 10⁻⁻1 इंटू वेलोसिटी 10। तो ये तो कट ही गया, कितना आ गया 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो h का हमने एक यूनिट और बताया था, ध्यान रखना, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये वहां से निकलेगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब यहीं से हम लोग काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², तो यहाँ से हम v² निकाल लेंगे 2ke अपॉन में m। तो इसका मतलब v कितना आ जाएगा, √2ke अपॉन में m। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक फॉर्मूला सबसे यूनिवर्सल है। अब लैम्डा इक्वल्स टू इसी में हम पुट करते हैं तो h अपॉन में m और v के जगह पे 2ke अपॉन में m। अब ध्यान दो, ये जब m अंदर जाएगा, क्योंकि ये m है तो अंदर जाएगा तो m² बनेगा, और m² से m खत्म, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन में √2mke, ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब ध्यान देना, अब अगला चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इफ अ चार्ज पार्टिकल is accelerated through a potential difference v वोल्ट, तब ध्यान देना उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, Q इंटू वी। Q क्या है, उस पार्टिकल पे चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पे हम लोग E मानते हैं, प्रोटॉन पे भी E मानते हैं, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तब उसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, H अपॉन में 2mqv। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रहे, सबकी जरूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है, इसको भी बक्से में बंद कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग पूरा याद कर लें। ठीक है, नोट करिए। अब हम इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर एक। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है ना, 1 किलो वोल्ट है, यानी 1000 वोल्ट हो गया। क्लियर। तो लैम्डा का फॉर्मूला H अपॉन में 2m
क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज ई यानी कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। ये हो गया 6.626 इंटू 10 के पावर में माइनस 34 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर में माइनस 31, ठीक है। क्यू की जगह पे 1.6 इंटू 10 के पावर में माइनस 19 जूल, ठीक, और इधर 1000 रख देंगे, ठीक। अब इसको देखा जाए तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 6.626 इंटू 10 के पावर में माइनस 34 अपॉन में 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर में माइनस 31 और ये माइनस 19, 10 के पावर माइनस 50 है और 10 के पावर में 3 है, तो 10 के पावर में माइनस 47 हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 6.626 इंटू 10 के पावर में माइनस 34 अपॉन में ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6, ये करीब करीब 29 आएगी, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 29 इंटू 10 के पावर में माइनस 46 कर देते हैं इसको। एक मिनट, 47 है ना, 47, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व जब और करेंगे तब इसको 2.9 इंटू 10 के पावर में माइनस 46 कर देते हैं। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2.9 का 1.7 होता है, तो 6.626 अपॉन में 1.7 इंटू ये 10 के पावर में माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये करीब करीब जाएगा 3.89, ठीक है ना, ये 3.89 बार में जाएगा और ये 10 के पावर में माइनस 11, तो ये करीब करीब आंसर आ जाएगा 3.89 इंटू 10 के पावर में माइनस 11 मीटर। क्लियर? चाहे तो इसको आप एंगस्ट्रॉन में चेंज कर सकते हैं, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड वेवलेंथ रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन, ये 4 कंडीशन में हमको निकालना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो प्रोटॉन का मतलब। प्रोटॉन के लिए पहली बात तो आपको कुछ बातें आप पहले भी सीख चुके हैं। प्रोटॉन के लिए मास कितना हो जाएगा, mp, क्योंकि देखो चार्ज का भी काम हमको करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी दिया हुआ। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, E, क्योंकि कट पिट जाएगा सब कुछ, तो यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेके चलना है, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल के लिए ध्यान से समझो, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4, यानी 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक, यानी कि इसका मास हो जाएगा 4mp, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 2e। क्लियर है? तो ये बात हमको ध्यान रखना है। चलिए अब हम निकालते हैं A, बोथ हैव सेम मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, H अपॉन में mv, सॉरी H अपॉन में, इसको P लिखो, H अपॉन में P, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का अपॉन में H अपॉन में P, किसका, अल्फा पार्टिकल का। अब दोनों का देखो HH तो हमेशा सेम होगा, अब दोनों का क्या है, मोमेंटम सेम है, तो यानी कि ये 1:1 आ गया। क्लियर? B, बोथ हैव सेम वेलोसिटी, तो H अपॉन में mv प्रोटॉन का अपॉन में H अपॉन में mv अल्फा पार्टिकल का। H से H तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो mv ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में mv ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो अब मास अल्फा पार्टिकल का कितना हम लोग रख लें, 4mp, और वेलोसिटी दोनों का सेम रखा है, और इसका मास कितना हो जाएगा प्रोटॉन का, mp, वेलोसिटी भी सेम है, तो ये खत्म, ये कितना आ जाएगा 4:1, ठीक। C देख लेते हैं, बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, तो H अपॉन में 2mke, किसका, प्रोटॉन का, अपॉन में
h अपॉन में 2m के ई, किसका? अल्फा पार्टिकल का। दैट विल बी इक्वल्स टू रूट के अंदर 2m के ई अपॉन में 2m के ई। ये किसका है? अल्फा पार्टिकल का है, और ये किसका है? प्रोटॉन का। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पे हम क्या लिख दें? 2 इंटू मास, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 mp। तो ये आ जाए, देखो काइनेटिक एनर्जी तो कटना ही कटना है क्योंकि ये सेम दिया हुआ। तो 2 इंटू 4 mp, तो ये हो जाएगा 8 mp रूट के अंदर, अपॉन में ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू mp। अब ये पूरा रूट के अंदर ले लेंगे तो 8 mp अपॉन में 2 mp, mp से mp खत्म, 8/2 4 आएगा, यानी कि आ जाएगा 2:1। क्लियर? अब इसके बाद वाला हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। चलिए डी वाला देख लेते हैं, और डी वाले में क्या दे रखा है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में 2m क्यू वी ऑफ प्रोटॉन अपॉन में h अपॉन में 2m क्यू वी, ये अंडर रूट है 2m क्यू वी ऑफ अल्फा पार्टिकल। h से h तो ख़त्म होना ही है, ये क्या आ जाएगा? 2m क्यू वी अंडर रूट ऑफ अल्फा अपॉन में अंडर रूट में 2m क्यू वी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू, अब यहाँ पे mp के जगह पे क्या रखेंगे? 4 mp, तो 4 mp। ठीक है, इंटू चार्ज क्या रखेंगे भाई? 2e। ठीक, इंटू v। v तो वैसे भी खत्म होना है, तो v को तो हम हटा देते हैं क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हो गया अंडर रूट में, अपॉन में ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 2 इंटू mp इंटू q के जगह पे e रख देते हैं, v से भी खत्म हो गया। अब ध्यान दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, और ध्यान दो ये mp से mp खत्म, e से e खत्म, तो ये हो गया 16 अपॉन में 2 रूट के अंदर। क्लियर? यानी कि ये हो गया √8, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 अपॉन में 1। ठीक, तो 2√2:1 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम जो mvr इक्वल्स टू NH/2π जो बोहर साहब ने बताया था, उसका जस्टिफिकेशन देखते हैं बोहर साहब डी ब्रोगली से कैसे निकलता है। इसको नोट करिए तब से। तो आइए देखते हैं डी ब्रोगली साहब का क्या जस्टिफिकेशन था बोहर की किस बात को। बोहर साहब ने बोला था कि mvr जो होगा वो h/2π का n टाइम्स होगा, ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बस इसका कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं था। तो डी ब्रोगली साहब ने बोला कि अच्छा मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ, ज़रा इस फॉर्मूले पे, इस इक्वेशन पे ज़रा गौर करिए, और एक काम करिए 2π को इधर लेके जाइए और mv को इधर लेके आइए। तो ये बन गया 2πr इक्वल्स टू NH अपॉन में mv। अब ध्यान दो, h अपॉन में mv को क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो ये क्या आ गया? 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। और ध्यान रखिए यहाँ पे हम ये जो रेडियस है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं 2πr n इक्वल्स टू n लैम्डा, यानी ये जो r है n मतलब कि nth ऑर्बिट का क्या है? ये रेडियस है, और ये किसके बराबर होगा? वही n यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है इनटू वेवलेंथ। और अब ध्यान से समझिए, ये जो n है ये असल में नंबर ऑफ ऑर्बिट तो है, और साथ ही में ये नंबर ऑफ वेव्स भी है। क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, सरकमफ्रेंस जो 2πr है, इसको अगर हम
लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है n। ठीक, ये क्या है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और ये लैम्डा क्या है, एक वेव का लेंथ। तो अगर एक वेव के लेंथ से इस ये पूरा डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय किया है वो इतना है सरकमफ्रेंस, उसको अगर हम एक वेव के लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, नंबर ऑफ वेव्स आ जाता है, 2 पाई आर एन डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल्स टू एन। तो यहाँ से ये जस्टिफिकेशन था। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट कभी कभी अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ गया किसी एग्ज़ाम में कि बताइए कि ये 3rd ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट है या 5th ऑर्बिट है, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा, तो ये आपको कहीं भी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, जिस ऑर्बिट में है उतना ही वेव वो तैयार करेगा। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम इस पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज a, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3rd ऑर्बिट। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेवलेंथ जो हमसे पूछा है वो एक ही टर्म में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, और यहाँ पे रेडियस कौन सी बात कर रहा है, 3rd ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो 2 पाई आर 3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। यहाँ से लैम्डा क्या निकल के आ जाएगा भाई, यही लैम्डा हमको निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर 3 अपॉन में 3। ठीक है, 2 पाई आर 3 अपॉन में 3। अब एक काम करो, ये डायरेक्ट R3 मत निकाल देना, एक एक टर्म में हमको निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ये A दिया हुआ है, तो A दैट विल बी इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, n यानी फर्स्ट ऑर्बिट की ही बात कर रहा है तो 1 ही रहने दो, और हाइड्रोजन है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और R3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, जेड तो 1 ही है, n स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ से R3 अपॉन में A विल बी इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, यानी कि R3 विल बी इक्वल्स टू 9A। क्लियर है, तो अब लैम्डा हम निकाल लेंगे 2 पाई बाई 3 इंटू 9A, ये गया 3 बार में, 3 दूनी 6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 पाई A, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत सिंपल था, इसको आप लोग कर लेंगे। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट बिकम। देखो लैम्डा क्या होता है, ये होता है h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला होता है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 4 टाइम्स कर दिया जा रहा है, तो नया लैम्डा को हम लैम्डा डैश बोल देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू h अपॉन में 2m, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 4 काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं। ठीक है, तो लैम्डा डैश विल बी h बाई, अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें अंदर रहेंगे उसको ऐसे ही रहने देते हैं 2m के ही, और साथ में ये जो 4 है वो बाहर आ जाएगा किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में, मतलब 2। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी लैम्डा डैश क्या हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए अब कुछ देख लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आइए इसको देख लेते हैं। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ of charged particle accelerated through potential difference V वोल्ट। ठीक है,
और ये सारे वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉन में निकालेंगे तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉन। क्लियर। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा 0.286 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉन। और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ जाएगा 0.101 अपॉन में रूट वी एंगस्ट्रॉन। तो ये तीनों आप लोग एक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन के लिए याद करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये सब V क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ अनचार्ज पार्टिकल भी हैं, तो उनके लिए भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अनचार्ज पार्टिकल में क्या क्या आएगा, न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। तो अनचार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग देख लेते हैं। फॉर अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनचार्ज्ड पार्टिकल, ठीक, जैसे लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये चार्ज वाला तो टर्म खत्म हो गया, तो 2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी। आप चाहे तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको देगा, सब कुछ देगा, ठीक है। बट आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी, ठीक है ना, सॉरी अंडर रूट वी नहीं है, ये अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान रखना यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। उसी तरह किसी वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई h अपॉन में mv होता है, और v यहाँ पे क्या लेंगे वेलोसिटी में, RMS स्पीड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो और यहाँ पे आप लोग ये फॉर्मूला जब आप गैसियस स्टेट थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी आपके सामने। तो ये हो जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 3m k t। ये k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। t को आप लिख लीजिएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये चीज़ आप भी याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट करके बक्से में बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये वेवलेंथ भी आपको याद रहे, VRMS देगा तो ये, और नहीं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता रहता है, ठीक है। ये सब बातें हम करेंगे जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।